With reference to avian influenza, consider the following statement. अब ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा है ये चर्चा में रहा, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। चलिए देखते हैं। इट इज़ एन इन्फेक्शियस वायरल इलनेस that mainly infects and spread among poultry and some wild birds. ठीक है। It can spread from animals to humans. H5N2 has been responsible for numerous human infections and fatalities in the past. अब इनमें से पता करना है कि कितनी स्टेटमेंट सही है। ठीक है। अभी क्या हुआ था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने WHO ने ये कंफर्म किया, जो 59 ईयर ओल्ड मैन की डेथ हुई मैक्सिको में, उसके पीछे कारण था बर्ड फ्लू, जिसको H5N2 कहा जाता है, विच वॉज नेवर रिकॉर्डेड इन द ह्यूमन बिफोर। ये पहले कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया था। एवियन इन्फ्लुएंजा को हम कॉमनली बर्ड फ्लू भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है एक ऐसा वायरल इलनेस जो इन्फेक्ट्स को और जो मेनली इन्फेक्ट्स को स्प्रेड करता है पोल्ट्री में और सम वाइल्ड बर्ड्स में। इसलिए पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, पहले कभी ह्यूमन में पाया ही नहीं गया था। दिस वाज द फर्स्ट केस विच वाज फाउंड इन मैक्सिको, कि जिसमें ये बीमारी से बंदा जो है, जो पर्सन की डेथ हुई है, वो पता चला कि हाँ भाई ये ह्यूमन बींग्स में भी स्प्रेड हो सकता है। एवियन इन्फ्लुएंजा इज़ अ जोनोटिक डिसीज, इट कैन स्प्रेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन्स। तो ये भाई आपका स्प्रेड हो सकता है, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। However, certain variants of the virus can infect people, causing serious respiratory disease. The most noteworthy of these subtypes is H5N1, which has caused several human illnesses and death in the past. Hence, statement third is not correct, क्योंकि statement third क्या कह रहा था कि ये बहुत ज़्यादा न्यूमरस, बहुत रिस्पॉन्सिबल रहा है ह्यूमन इन्फेक्शंस के, जबकि एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसे H5N2 भी कहा जाता है, बर्ड फ्लू, ये पहली बार देखा गया था। तो इससे पहले कोई पास्ट में ऐसा केस देखा ही नहीं गया। हैंस दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग इटसेल्फ। तो अमंग ऑल दीज ऑप्शंस ओनली 2 फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट, इसीलिए बी आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा चुनाव 2024। ठीक है। हमें पता है कि जो बीजेपी की सरकार इस बार सत्ता में आई है, वो बहुमत से नहीं आई है, उसको कॉलिशन का सहारा लेना पड़ा, जिसमें कि आपका जनता दल, नीतीश जो कुमार हैं बिहार के CM, उनका बड़ा रोल है, चंद्रबाबू नायडू जो है आंध्र प्रदेश के, और बाकी अन्य कुछ ऐसे पार्टीज़ हैं जिन्होंने अपना सहयोग दिया है। अब बिहार की हमेशा मांग रही है केंद्र सरकार से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को लेके, इवन आंध्र प्रदेश ने भी डिमांड करी। दोनों ही पार्टी का अलायंस जुड़ रहा है, क्या ये दोनों ये स्टेटस पा पाएंगी? दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क अगेन, बट वी नीड टू स्टिक विद दिस टॉपिक। क्वेश्चन पूछ सकता है ऑन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के ऊपर। ठीक है। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 स्टेटमेंट से। द 9th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द मैकेनिज्म ऑफ special category status to assist certain states in their development. Second statement, currently the entire northeastern states of India have been accorded as SCS. SCS states enjoy special industrial incentives such as income tax exemptions and custom duty waivers. In special category status states, the center funds central scheme up to 90%. अब बताना है कितनी स्टेटमेंट आपकी सही है, तो चलते हैं इसके बारे में। SCS is a classification given by the center to assist development of states that face geographical and socio-economical disadvantages. ठीक है। The constitution does not make a provision, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है UPSC के परस्पेक्टिव से। Constitution itself does not make a provision for any SCS classification, but ये later on done हुआ on the recommendation of the 5th Finance Commission, not 9th Finance Commission. Hence first statement is wrong. ठीक है। तो 1969 में 5th Finance Commission की recommendation पे SCS डिसाइड हुआ।
Status was first accorded to Jammu and Kashmir, Assam and Nagaland in 1969 itself. ठीक है. SCS for plan assistance was guaranteed in the past by National Development Council of the erstwhile Planning Commission. Hence statement 1 is not correct. ठीक है. कुछ पैरामीटर्स होते हैं ऑन गाडगिल फॉर्मूला जिसके आधार पे ये तय किया जाता है कि राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देना चाहिए या नहीं. तो देखते हैं वो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं. शायद इन्हीं पैरामीटर्स में कुछ कमी है जिसकी वजह से बिहार को अभी तक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया गया है. ठीक है. पैरामीटर्स में है हिली टेरेन, बिहार में कोई हिली टेरेन नहीं है. लो पॉपुलेशन डेंसिटी, जबकि बिहार में लो पॉपुलेशन डेंसिटी भी नहीं है. और साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन. स्ट्रैटेजिक लोकेशन अलोंग बॉर्डर्स एंड नेबरिंग कंट्रीज़, ये भी नहीं है. नेपाल का एक हो सकता है वो बिहार का तो ऊपर इधर इस तरीके से ये कहा जा सकता है. इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस, ये भी फुलफिल होता है. नॉन वाइबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस. तो ये सारे आपके पैरामीटर्स हैं, इन्हें आपने याद रखना है. पूछ सकता है यूपीएससी इसके ऊपर. अब जब 14th फाइनेंस कमीशन आती है तो उसने कहा, सलाह दिया, रिकमेंडेशन दिया कि जो स्टेट्स को फंडिंग करता है केंद्र सरकार, वो भाई 32% से अब 42% हो जाना चाहिए. लेकिन ये सिस्टम भी स्क्रैप्ड हो गया, मतलब इसको हटा दिया गया, इस डेवोल्यूशन ऑफ टैक्स टू 42% को, जो कि पहले कितना था, 32% था. अब भारत में कुल मिलाकर 11 स्टेट्स हैं जो आपके स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को बिलोंग करते हैं या फिर उनको ये प्राप्त है. उसमें एक तो आपकी 7 बहनें जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंडिया के हैं, जिसमें असम है, नागालैंड है, हिमाचल प्रदेश है, नहीं, असम, नागालैंड, मिज़ोरम 3 हो गया, सिक्किम 4, त्रिपुरा 5, मेघालय 6 और मणिपुर 7. ये 7 तो बहनें हो गई. उसके बाद हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तो हो ही गया था, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड तेलंगाना, इन्हें स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस मिला हुआ है. अब आप कहेंगे तो जम्मू कश्मीर को क्या मिला हुआ था. बेसिकली अब इसमें सेकंड स्टेटमेंट तो सही है, जम्मू कश्मीर को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं, स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, जो कि दोनों ही अलग हैं. अच्छा, तेलंगाना, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिसेंट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला हुआ है वो तेलंगाना स्टेट को मिला है, तो ये लेटेस्ट है. और आंध्र प्रदेश भी अपना डिमांड रख रहा है, खैर अभी मिला नहीं है. तो ये SCS जो है वो स्पेशल स्टेटस से डिफरेंट है, विच इम्पार्ट्स इन्हांस्ड लेजिस्लेटिव एंड पॉलिटिकल राइट्स, जबकि SCS में सिर्फ ओनली इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियली एस्पेक्ट को देखा जाता है. स्पेशल स्टेटस में लेजिस्लेटिव और पॉलिटिकल राइट्स को इन्हांस किया जाता है, जबकि SCS में इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देखा जाता है. ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है. जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशल स्टेटस था बिफोर आर्टिकल 370 वॉज रिपील्ड, जब ये हटा उससे पहले स्पेशल स्टेटस था, ना कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस था. ठीक है. SCS स्टेट्स इंजॉय स्पेशल इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स, जिसमें इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, कस्टम ड्यूटी वेवर्स होते हैं, एक्साइज ड्यूटी रिड्यूस होती है, कॉर्पोरेट टैक्स एग्जेम्पशन होते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म और द होल लाइफ, कंसेशंस दिया जाता है, एग्जेम्पशंस होता है रिलेटिंग टू GST. हेंस स्टेटमेंट 3rd इज करेक्ट. ठीक है. In SCS states, the center funds central schemes up to 90% compared to 70% in non-SCS states. ठीक है, इसलिए 4th statement is also correct. ठीक है, तो आपकी चारों स्टेटमेंट सही हो गई, तो आपका क्या हुआ, ऑप्शन 4. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन है. अगर ये आपके प्री में नहीं आया तो आपके मेंस में आ जाएगा. मेंस में नहीं तो यू मस्ट भी हैव द नॉलेज अबाउट दिस एटलीस्ट इन द इंटरव्यू, क्योंकि
आपको पता ही है कि पंगा चल रहा है बिहार का, आंध्र प्रदेश का, कि भैया हमें स्पेशल कैटेगरी जो है वो मिले स्टेटस, ठीक है। अब बिहार ने ये अप्लाई किया था, और ख़ासकर जब उसने बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे किया 2022 में, उसके आधार पर उन्हें पता चला कि नियरली 1/3 ऑफ बिहार पॉपुलेशन कंटिन्यूज़ टू लिव इन पॉवर्टी, गरीबी में रह रही है। क्योंकि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के हमने फ़ायदे देख ही लिए, इकोनॉमिकली कितने फ़ायदा है। वाई डज आंध्र प्रदेश वांट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस? व्हेन अनडिवाइडेड एपी वाज बाइफरकेटेड टू क्रिएट Telangana in 2014 through the AP Reorganization Act 2014, the UPA government at the center had promised to grant SCS to Andhra Pradesh to compensate for the loss of revenue and of Hyderabad, क्योंकि हैदराबाद अब तेलंगाना में चला गया, और हैदराबाद इज़ दी हब। हैदराबाद वो है जहाँ पे रेवेन्यू रिसोर्सेज ज़्यादा है, तो आंध्र प्रदेश को सबसे बड़ा लॉस हुआ है to lose this Hyderabad where much of the development was concentrated। इसीलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरू कागीगर एक ऐसा वोल्केनो है जो रिसेंटली देखा गया है, जिसने इतना इरप्शन किया है विच लेड टू इवैक्यूएशंस ऑफ स्मॉल फिशिंग टाउन ऑफ ग्रिंडाविक, ठीक है। तो ये वोल्केनो जो है ये कहाँ पे स्थित है? यूनाइटेड स्टेट्स, फिलीपींस, इटली, आइसलैंड। तो सही आंसर है आइसलैंड, ठीक है। जो वोल्केनो है, देखिए ये आइसलैंड है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के ऊपर, ग्रीनलैंड सी, ठीक है जी। ये लोकेशन भी पूछ देता है यूपीएससी, मैपिंग याद रखना है। तो जो वोल्केनो है, अब वोल्केनो इन साउथ वेस्ट Iceland southwest erupted leading to evacuations of the small fishing town of Grindavik and the popular geothermal Blue Lagoon spa. Sundanu Kagigar, a volcano south of the Reykjavik, has erupted for the 7th time since December of the last year. The eruption happened shortly after the 8-week-long eruption of Hagefall and Stora Kogogfall on the same Reykjavik Peninsula। अब आपसे ये मिलान में पूछ सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में कि ये जो रिकजाविक पेनिनसुला है ये कहाँ स्थित है। तो दिस इज़ रिकजाविक पेनिनसुला। आइसलैंड पूरे वर्ल्ड में उन सभी देशों में से एक देश है जिसके वोल्केनिक जो है इरप्शन वो एक्टिव है, वोल्केनिक एक्टिव रीजन है, ये मोस्ट एक्टिव रीजन है पूरे वर्ल्ड में। इट एक्सपीरियंसेस एन इरप्शन एवरी 4 to 5 years। हाउएवर सिंस 2021 द फ्रीक्वेंसी हैज़ इंक्रीज टू नियरली 1 इरप्शन एवरी ईयर। पहले 5 सालों में एक बार होता था, बट अब 2021 से हर साल इरप्शन होता है। According to US Geological Survey, volcanoes are opening or vents where lava, tephra and stem erupt onto the Earth's surface. Volcanoes can be on land and in the ocean. This is very important fact, very very important. They are formed when material significantly hotter than its surroundings is erupted onto the surface of the Earth. The material could be liquid rock known as magma when it's underground, and lava when it breaks through the surface, ash and or the gases, ठीक है। Hence option D is the correct answer. Fourth question of this series, with reference to women's representation in Lok Sabha, consider the following statement। आपको सही बताना है, ठीक है। In 1952 women made up approximately 4% of the strength of the lower house. In 2024, the number of women elected is higher than women elected in the previous Lok Sabha election. तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है, क्योंकि इंडिया में 74 विमेन एमपीज जो हैं वो सिलेक्टेड हैं, इलेक्टेड हैं, 4 fewer than in 2019 but 52 more than in the country's first elections in 1952.
1952 के बाद तो येस ऑफ कोर्स बढ़ी हैं, बहुत इंक्रीज़ हुई हैं, लेकिन 2019 में 78 थी और अभी 74 2024 में देखा गया है, तो रिड्यूस हुई है। These 74 women accounts for only 13.63% of the lower house elected strength, far less than the 33% reserved for women following the next delimitation exercise. 33% रखा गया है, लेकिन सिर्फ अचीवमेंट हासिल हुई है 13.63%. In 1952, women accounted for only 4.41% of the lower house. This figure rose to more than 6% in the election a decade later, but then fell below 4% in 1971. Hence, statement 1 is correct. ठीक है, तो भाई 4% जो था वो आपका 1952 में था, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट ओनली सही है। तो ऑप्शन सिर्फ 1 जो है जो आपके सेकंड फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, आपकी सेकंड गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये देखिए वुमेन की स्ट्रेंथ में चेंज देख सकते हैं आप, किस तरह से अप एंड डाउन गया है। 14.3% था 2019 के इलेक्शन में, अभी इस बार कम है, ये भी आपको याद रखना है। इंडिया कंटिन्यूज टू ट्रेल बिहाइंड न्यूमरस कंट्रीज विद women constituting 46% of MPs in South Africa, 35% in UK United Kingdom and 29% in the United States। तो हमें काम करने की ज़रूरत है भैया, औरतें हर जगह आगे हैं, बट हमारे देश में सिर्फ 13.63% है। In 2024 women लोक सभा MPs came from 14 parties. The BJP leads this list with 31 women MPs, followed by the Congress 13, TMC की 11 है, SP की 5 है, समाजवादी पार्टी, DMK की 3 है, चिराग पासवान लेड LJPRV एंड JDU both with 2-2। ठीक है, women MPs have only 0.76 लोक सभा terms of experience. One term is generally 5 years long. Therefore, option A is the correct answer. ठीक है, last question of this series today. Semaglutide is often heard in the news. It is associated with antibiotics, rare fossil, diabetes and weight loss drug और एस्ट्रॉइड। तो सही आंसर तो है डायबिटीज़ एंड वेट लॉस ड्रग। थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में। द पॉपुलर डायबिटीज़ एंड वेट लॉस ड्रग सेमाग्लूटाइड sold under the brand names of Ozempic and Wegovy, which have now been proven to reduce the risk of kidney disease and its complications among people with diabetes. A recent study discovered that it could reduce the risk of significant kidney events, dialysis initiation or transplantation by 24% and all cause death by 20%। इतना ये प्रूव करता है ये डिस्कवरी कि भाई इतने परसेंटेज के हिसाब से वो इन चीज़ों में काम कर सकता है, जैसे कि ट्रांसप्लांटेशन में 24%, ऑल कॉज डेथ में 20%। द स्टडी फॉलोड 3500 डायबिटिक्स विथ क्रॉनिक किडनी डिसीज़। ठीक है, अब क्रॉनिक किडनी डिसीज़ क्या होता है? इट इज़ अ क्रॉनिक इलनेस डेट कॉजेज अ ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ रेनल फंक्शन डेट एबिलिटी टू फिल्टर वेस्ट। तो ये किसकी वजह से होता है? डायबिटीज़ की वजह से। द कंडीशन यूजुअली causes an accumulation of fluids and waste in the body. It eventually leads to renal failure necessitating entire regular dialysis or kidney transplant। ठीक है जी। अब ड्रग वर्क्स ने ये रिड्यूस किया है जो आपके CKD है, रिस्क फैक्टर फॉर कॉम्प्लिकेटिंग CKD, जिसका जैसे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होना, ओबिसिटी होना। देयर आर ऑल्सो मल्टीपल टिश्यू बेस्ड मैकेनिज्म्स दैट द ड्रग वर्क्स ऑन, इंक्लूडिंग डिक्रीजिंग इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड फिब्रोसिस। तो सोच सकते हैं आप इस ड्रग का कितना फ़ायदा है। प्रिवलेंस ऑफ CKD may be very high in nearly 40 to 50% of elderly people with diabetes.
It may range between 10 to 20% among younger people with uncontrolled diabetes, hypertension and obesity. तो ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट. ठीक है जी. तो आज इसके साथ I am ending my session here only. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you and all the best for UPSC Prelims 2024 and also the other examinations which are held nearby 2024. Thank you.